हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इससे अच्छा अगर डेफिनेशन बोले या फिर फार्मूला बोले तो वो क्या होता है? वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा जो होता है, मतलब वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये देखो थीटा कौन सा एंगल था? ये था फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो फोर्स था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल था, उसको यहाँ पे डालते थे थीटा में। तो ये हो गया थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब देखो इसमें क्या है कि इस लेक्चर में देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ तो देखो जैसे मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट एस था, इधर फोर्स एफ था, तो ये एंगल थीटा। तो कैसे बताया था? याद करो, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो क्या इधर फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या आया था? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया था? इस केस में वर्क हो गया था एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो बेसिकली क्या आया? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वैसे ही देख लो, अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स के डायरेक्शन में। एक तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले सकते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट इस साइड ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा बताओ? एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा। वापस से वर्क क्या आ जाएगा? एफ इंटू एस कॉस थीटा। वापस से क्या आ गया? एफ एस कॉस थीटा। मतलब इसका कंपोनेंट चाहे इधर लो या इसका कंपोनेंट चाहे इधर लो, वर्क क्या आना है? सेम आना है। ये हो गया। अब वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं। इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। देखो डायरेक्शन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वर्क क्या आया? सेम आया। तो वर्क कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये लिखा भी देंगे। अब इसमें इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? अगर मान लो फोर्स वेक्टर, फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं फोर्स ही बोलता हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर एंगल एक्यूट बने, एक्यूट एंगल क्या होता है? मान लो यहाँ से इसके कम, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट एंगल हो, तो क्या होता है? वर्क पॉजिटिव होता है वहाँ पे। वर्क क्यों? क्योंकि देखो जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में रखोगे, 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 और 90 के बीच में रखोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो तो तुम न्यूटन में डालोगे, ये मीटर में डालोगे तो वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इस वाले से, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हो गया? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये वाला केस हो गया। तो वर्क क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो एफ एस कॉस थीटा आ गया। अब देखो अगर मुझे मैक्सिमम वर्क देखना है, मैक्सिमम वर्क कितना होगा, तो देखो अब अपने को पता है क्या कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। अब मान लो अगर फोर्स इधर है, ये एफ क्या है? ये एफ है फोर्स, ये एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। देखोगे ध्यान से तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो अपना जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है एफ एस और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ एस। मतलब ये क्या हुआ? मैक्सिमम वर्क हो गया। ये जो वर्क आया क्या आ गया? मैक्सिमम। मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता क्योंकि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 आता है। ठीक है, 0 डिग्री पे 1 आता है। तो ये हो गया व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन और 0 डिग्री एंगल देन वर्क विल बी मैक्सिमम। यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम वर्क। अब देखते हैं इसके बाद, इसको नोट करो, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। अब देखो नेगेटिव वर्क क्या होता है? अब देखो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन जाए ऑब्ट्यूज, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब क्या हो जाता है? वर्क क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब एंगल, देखो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? वर्क मतलब नेगेटिव वर्क हो जाता है। अब देखो होता है क्या है बेसिकली कि जो कॉस थीटा है,
कॉस थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो देखो थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स क्या है, इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। अगर मान लो क्या है, एक कार है, वो कार जा रहा है आगे, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, एक कोई कार है, कार आगे जा रहा है आगे, और कोई पर्सन क्या कर रहा है, थोड़ा अजीब टाइप का है, वो क्या कर रहा है, इसको इधर पुल कर रहा है। मतलब कार का, अब देखो कार तो बेसिकली इंजन इसका बहुत स्ट्रांग होता है, फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ये इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, और ये पर्सन इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है फोर्स इस पर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, कार तो आगे जाएगा, वो उसको पकड़ के खींचते रहो, तो क्या होगा, इस समय इस इंस्टेंट पे जो देखो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, एंगल बना 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट है, तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा, देखो cos 180 डिग्री क्या होता है, -1, लास्ट लेक्चर में बताया। तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, तो -FS, तो ये क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये क्या है, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन और 180 डिग्री एंगल, देन वर्क विल बी नेगेटिव। यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैक्सिमम मिनिमम की बात, वहाँ तो मैक्सिमम होता है, मैग्नीट्यूड वाजे, यहाँ भी अगर मान लो मैग्नीट्यूड लोगे इसका, मतलब साइन हटा दोगे तो वह FS ही आएगा, समझ लो मैक्सिमम ही है। लेकिन क्या हुआ, माइनस साइन क्या बता रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेसिकली क्या बता रहा है, एंगल क्या है, 180 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड इसका भी FS है, वहाँ भी FS था, तो यहाँ बस वर्क क्या आया, नेगेटिव आया, इसको नोट कर लो। इसके बाद जीरो वर्क डन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क क्या होता है, अब देखो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, या दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल बोलो परपेंडिकुलर बोलो, तो दोनों के बीच में जब एंगल 90 डिग्री हो तो तब वर्क क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि देखो cos 90 अपने को पता है क्या होता है, जीरो होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो फॉर्मूला जो अपना है स्टैंडर्ड वो क्या है, FS cos थीटा। अब देखो cos थीटा की जगह क्या डाले, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या पता है अपने को, जीरो होता है, तो ये क्या हो गया, जीरो, तो जीरो वर्क डन हो गया। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, डैट इज IE क्या होता है, डैट इज परपेंडिकुलर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर है, तब पर भी 90 डिग्री एंगल हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, तब पर भी क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो इसमें क्या है, और किस केस में वर्क डन जीरो हो सकता है, तो देखो अब देखो और किस केस में वर्क डन जीरो हो सकता है, व्हेन फोर्स बिकम जीरो। अगर फोर्स ही जीरो हो जाए तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब पर भी वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FS cos थीटा। अब देखो इसमें से क्या है, अगर तुम फोर्स को जीरो कर दो तो पर भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो तो पर भी जीरो हो जाएगा, इसको 90 डिग्री कर दो तो पर भी क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका देखो प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल देखें तो एक तो पहले मान लो कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है बैठ करके, वहाँ पे क्या कर रहा है, ना वो फोर्स लगा रहा है, ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ, तो बैठ करके याद कर रहा है 2-3 घंटा, तो वो क्या हो गया, जीरो वर्क डन कर रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे कोई सेंट है, वो मेडिटेशन में बैठा हुआ है,
ठीक है, ध्यान लगाए हुए है, तो पर भी क्या है वो बैठा तो 2-3-4 घंटे से, लेकिन क्या वर्क क्या हो रहा है, जीरो। जैसे मान लो कोई पर्सन है थोड़ा मतलब मेंटली चैलेंज है, तो वो क्या करे, एक बिल्डिंग को धक्का देते रहे दिन भर, तो क्या वो बिल्डिंग को हिला पाएगा या उसमें फोर्स लगाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। फोर्स तो लगा रहा है, तो पर भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और देखो एक केस, कुछ केस जीरो वर्क डन का। अगर मान लो कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, ये क्या है, सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो सरफेस पे। अब क्या है, कोई पर्सन है, वो इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, ब्लॉक पे फोर्स इधर लगा रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये फोर्स इस पे इधर लगाया, कोई पर्सन ऐसे धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। अब बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड सेंटर लगता है, वेट के बराबर mg, या फिर G m1m2/r²। मतलब इस पर जो वेट लगेगा वो नीचे लगेगा। तो बताओ वर्क डन बाय वेट या जो फोर्स है, इसका वर्क डन क्या होगा। देखो फोर्स, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। अब जैसे ही देखो, मान लो जैसे ये क्या है, ये वाला एग्जाम्पल देखने के बाद देखो, अगर मान लो ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है मान लो, है तो नहीं, और ये क्या है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब बताओ इस पे जो सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा, एफ सेंट्रीपिटल, जो फॉर्मूला बताया था mv²/r या फिर m⍵²r। अब क्या है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये रहा है। अब बताओ ये सैटेलाइट जो है वो किधर मूव कर रहा है, इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और इस पर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस सैटेलाइट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स, इसका फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सैटेलाइट का इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा यहाँ पे जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा क्या, 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। या तो फिर क्या है, फोर्स को जीरो कर दो, या डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो, या फिर एंगल दोनों के बीच में उसको 90 डिग्री कर दो, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको नोट करो। अब देखो, अगर यूनिट ऑफ वर्क डन देखें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में, एंगल क्या है, 0 डिग्री। सीजीएस सिस्टम में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ को किस में लेना है, सेंटीमीटर में, मास को किस में, ग्राम में, और टाइम को किस में, सेकंड में, तब जाके ये सीजीएस सिस्टम में आएगा। तो देखो सीजीएस सिस्टम में वर्क क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, अर्ग। तो देखो डेफिनेशन ऑफ वन अर्ग करना है, इसका मतलब क्या करें, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही, तो क्या हो जाएगा, वहाँ कितना होगा वर्क डन, 1 अर्ग के बराबर होगा। तो डेफिनेशन ऑफ 1 अर्ग क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 1 डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन वर्क डन इक्वल टू 1 अर्ग। If 1 dyne force is applied on a body and the displacement in the body is 1 centimeter in the direction of force, then work done will be 1 erg. Direction of force, in the direction of force, समझ में आ रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर भी फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए। फिर तो ये क्या हुआ, सीजीएस यूनिट, इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं एसआई यूनिट। अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट में क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक डायरेक्शन में, वर्क भी इधर, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या हो जाएगा, फोर्स अगर 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो देखो वर्क डन क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 जूल आ जाएगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे फोर्स 1 न्यूटन लगाया जाए और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब जाकर उसका वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन जो फोर्स लगाया है वो कितना करेगा, वर्क 1 जूल करेगा।
अब देखो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो देखो अपने को पता है क्या है कि 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये अपने को पता है 1 जूल। अब देखो जब जूल पूरा लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल से लिखते हैं, जब उसका सिंबल लिखते हैं जे तो क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड नोटेशन है, लिखने का तरीका है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब देखो 1 जूल इक्वल टू, अब देखो अपने को पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। अब ये कहाँ से आया, ये जादू कहाँ से हो गया, तो ये क्या है, जब मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बता रहा था, जब यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स बता रहा था तो बहुत डिटेल में बताया है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स सब बता रखा है। चाहो तो वो लेक्चर प्रेफर करो, देख लो। तो 1 न्यूटन की जगह क्या लिख दे, 10⁵ डाइन, ओके। और फिर क्या लिखे, अब अपने को पता है क्या कि 1 न्यूटन, ठीक है। अब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये भी अपने को पता है। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह क्या लिख दे, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 1 जूल कितना आया बताओ, 10⁵ है और 2 जीरो यहाँ से 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर से जस्ट पहले क्या बताया था, ये क्या होता है, अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। 1 जूल क्या होता है, 10⁷ अर्ग। तो इसको याद रखना है। या फिर 1 अर्ग क्या हो जाएगा, 1 अर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷ जूल, ठीक है। 1 अर्ग क्या हो जाएगा, 1 अर्ग इधर लेंगे तो ये 10⁻⁷ इधर आ जाएगा नीचे, तो ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा, 10⁻⁷ जूल। तो अगर मान लो पूछे तुम्हें कि जूल में दिया, अर्ग में निकालो, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो अर्ग में दिया हुआ जूल में निकालो तो 10⁻⁷ से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10⁻+7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आएगा तो अपन देखेंगे। और देखते हैं इससे, अब देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अब देखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, बताया था सीजीएस में और एसआई में, वो होता था, क्या होता था, डाइन ग्राम वेट सेंटीमीटर, ग्राम वेट होता था, या फिर 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट, वो कितना होता था, 1 किलोग्राम वेट क्या होता था, या 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता था, 9.81, ठीक है, न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट क्या होता था, 9.8 न्यूटन। 9.81 ले लेते हैं, होता 9.81 है, होता लेते हैं क्या है, 9.8 लेते हैं। तो देखो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वेट, तो ये क्या हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया, कौन सा, ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स। और 1 सेंटीमीटर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 ग्राम वेट बताया था 981 डाइन होता है, और 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पर, ये क्या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर, 1 ग्राम, इसको कैसे रीड करते हैं, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर इक्वल टू 981 अर्ग। वैसे ही एसआई यूनिट में क्या होता है, 9.81 जूल लिखा हुआ है, मतलब 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स बोलो, ठीक है, 1 किलोग्राम वेट बोलो या फिर 1 किलोग्राम फोर्स बोलो, दोनों का वैल्यू कितना आता है, 9.8 न्यूटन अपन जनरली ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या 9.81 लिया, ज़्यादा मतलब क्लोज क्या होता है, 9.81 ज़्यादा क्या होता है, करेक्ट होता है। तो देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशन यूनिट क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर। फोर्स तो ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स, ये भी होता है, इंटू 1 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 9.81 न्यूटन इंटू मीटर। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, जब इस किलोग्राम वेट को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 9.81 न्यूटन आ गया, और 1 मीटर का 1 मीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.81 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, इंटू इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर। तो ये हुआ। तो ये क्या है, ये भी मैं ना ग्रेविटेशन यूनिट भी क्या बता रखा है उसमें, फोर्स वाले, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे, उससे पता करेंगे क्या कि वर्क कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। और दूसरा देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वर्क, ठीक है, वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और देखेंगे
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, थोड़ा मतलब अच्छा टॉपिक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सब अपन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड में तो इतना नहीं पूछता लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ कमेंट है तो कुछ कमेंट है, रिकमेंडेशन है कुछ तो कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।